हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 15 जुलाई। स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना PYQ 2016 वाला, जो आपका इसरो से रिलेटेड है। अब इसरो आज हमें पढ़ना ही है। कारण क्या था, कल 14 जुलाई थी, जिस दिन चंद्रयान 3 को क्या हुआ, उसने उड़ान भरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसरो बॉडी को एक बार देखेंगे ज़रूर। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये UPSC 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। थोड़ा छोटा कर दूँ, सॉरी। देखिए, द मंगलयान लॉन्च्ड बाई इसरो। मंगलयान को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। पहला क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक, अच्छा, मंगलयान को हम क्या बोल रहे हैं? मार्स। ये तो ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको कि हम मार्स प्लानेट को मंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मंगल मिशन जब ये 2016 से पहले की बात है, तो उस टाइम इसको मंगल मिशन और मार्स एक्चुअली में सेंस लगाएं तो हम उसी से निकल के आता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये निकालने की बात करी गई है। ठीक है, मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट टू मार्स आफ्टर USA। देखिए क्या होता है, जब भी रैंक की बात आती है सेकंड नंबर, इंडिया सेकंड नहीं है। तो ये वाला तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। उससे पहले हमारी चल रही थी इलिमिनेट टेक्निक 2023 से पहले। तो इलिमिनेट टेक्निक ये 2016 का पेपर है, तो कॉमन सी बात है, आपको रैंकिंग के हिसाब से देखना था। तो रैंकिंग वाले मोस्टली क्वेश्चंस गलत होते हैं, मोस्टली गलत होते हैं। अच्छा, अब इस हिसाब से तो आपका दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा देखते हैं फिर हम क्या है। मेड इंडिया, यहाँ पे देखिए, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। अपने पहले ही अटैम्प्ट पे मार्स पे अपना ग्रह भेजने वाला, सैटेलाइट भेजने वाला कौन था? वो इंडिया है। यस, दिस इज राइट। इसलिए ये हमें बड़ा गर्व करना चाहिए कि हमारी कंट्री ने ये वाला काम करके दिखाया। तो इसलिए ये वाला तो आंसर आप देखिए यहाँ ओनली लगा हुआ है, बट ये गलत नहीं होगा। बट यहाँ रैंकिंग के हिसाब से रैंक वाला गलत हो गया। क्या होता है, जब भी दो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, जैसे एक रैंक है एक ओनली है, तो मोस्टली इसमें से रैंक वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्योंकि मैंने PYQ के जितने भी एनालिसिस किए हैं उसमें से यही मेरे को आंसर मिला है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हमने अगर सेकंड को एलिमिनेट कर लिया तो सेकंड यहाँ से गया, सेकंड यहाँ से गया। अब देखिए, ये फर्स्ट और हमारा 1/3 था। तो ये तो क्लियर कट है कि ये पहला ही इंडिया है जिसने मार्स पे अपना स्पेस क्राफ्ट को पहले ही अटेम्प्ट में भेज दिया है। तो उसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? C। ओके, ये हमने PYQ देख लिया अपना 2016 वाला। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना PC। 14 जुलाई एक दिन हम पहले का देख के चलते हैं। जब भी हम PC देखते हैं तो इसमें हमें मिला है फॉस्फेट। फॉस्फेट जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। ये एलिमेंट है, ये आपका सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड है सिलेबस से। रीज़न क्या है कि उसमें रेयर एलिमेंट पूछ लिए जाते हैं कई बार, या कुछ पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये क्या है एक्चुअली में, ये फॉस्फेट न्यूज़ में क्यों है मैं बताऊँ। फॉस्फेट रॉक मिली है कहाँ से? नॉर्वे से। पहली बात तो ये समझना है आपको, फॉस्फेट रॉक कहाँ से मिली है? नॉर्वे से। ये हेल्प किस में करेगी? अगर फॉस्फेट मिल भी गया, चलिए ठीक है, मान लीजिए फॉस्फेट अगर हमें मिल भी गया, तो वो हमारा हेल्प किस में करेगा? ये करेगा हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री। जैसे वो ई-रिक्शा आप जो बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री है। या फिर मान लीजिए आजकल कुछ गाड़ियाँ भी ऐसी आने लगी हैं जो इलेक्ट्रिकल हैं, उसमें हमारी हेल्प करेगा फॉस्फेट। इसलिए इसको हमें करना और कराना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इसको आपको देख के चलना है फॉस्फेट को। अच्छा, रिजर्व इसके, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि एक्चुअली में ये फॉस्फेट है या फिर एल्युमिनियम है या फिर मान लीजिए आपका अदर कोई एलिमेंट है, तो उनकी रिजर्व पूछे जाते हैं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं आप, मोरक्को हैज़ 70% ऑफ द वर्ल्ड फॉस्फेट। अब आपको इसमें से याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए तो ये जो यूज होगा फॉस्फेट, EV के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बट इसकी सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है? मोरक्को में। ये आपको देखना है। ठीक, अच्छा, इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? और एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में होगा, जैसे फर्टिलाइजर में भी होगा, लिथियम आयन बैटरी में भी हो सकता है, फूड एंड कॉस्मेटिक में भी यूज हो सकता है किसका? फॉस्फेट का। तो ये यूजेज हैं, बट आपको मोस्टली इसमें से इसकी क्या याद करनी है? रैंक याद करनी है। अगर SSC वाले स्टूडेंट हैं तो उनको इसमें से ये पता करना है कि ये वाली इंडस्ट्री है, उसके बाद कहाँ से रिजर्व है इसके? मोरक्को। ठीक है, कितना? 70%। उसके बाद यूज कहाँ है इसके? आपका फर्टिलाइजर, लिथियम आयन बैटरी, फूड एंड कॉस्मेटिक। हालांकि तीनों ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैंने डाल दिया। अच्छा, अब देखते हैं हम एक न्यूज में चल रही है ऑडिट ऑनलाइन, यानी AO।
ये न्यूज़ की है, ठीक है, या करंट भी कह सकते हैं। जहाँ मैं न्यूज़ लिखता हूँ आप ये समझ लीजिएगा कि वो करंट का टॉपिक है। तो इसको इनिशिएटेड, या ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको इनिशिएट कर रही है, किसको, ऑडिट ऑनलाइन को, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा अब तक कि ऑडिट जो है ना, ऑडिट ऑनलाइन, ये आपका कहीं पंचायत से रिलेटेड होगा, ठीक है। व्हाट इज़, ये क्या है, क्या फ्री है, मिनिस्ट्री पहले आपने याद कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब व्हाट इज़, ये है क्या, तो ऑडिट ऑनलाइन एज अ ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलप एज अ पार्ट ऑफ पंचायत एंटरप्राइजेस सूट अंडर द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। मतलब ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, किसका पार्ट है, ये पंचायत एंटरप्रेन्योर्स का, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना समझना था कि इसकी मिनिस्ट्री क्या है, ऑडिट ऑफ ऑनलाइन की मिनिस्ट्री। मोस्टली देखिए क्या होता था, पहले क्वेश्चन जब भी बनते थे यूपीएससी के, तो उसमें मिनिस्ट्री मोस्टली गलत होती थी। मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं, या आप मान लीजिए आपकी कोई उनको रन कर रही है ना, कोई भी अथॉरिटी, वो भी मोस्टली गलत होती थी। बट अभी क्या है, अभी भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, ओनली पेयर वन, ये तो, और 1 2 है ना। तो कुल मिला के ये है, ये मोस्ट ऑफ हमारे श्योरिटी ही होनी चाहिए कि मैं इसका मिनिस्ट्री ये है ना, अथॉरिटी ये है। तो इसलिए इसको हम देख के जरूर चलेंगे, ऑडिट ऑनलाइन का हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फिर हमें मिला एक सेल 16 अपोजिफोलिया डिस्फॉन्टिया, ये एक स्पीसीज है, मैं बताऊँ आपको। सेल 16 ये स्पीसीज है ना। ये कहाँ स्पीसीज, ये पेरेनियल श्रब है। श्रब समझ रहे हैं ना आप, श्रब का मतलब है झाड़ियाँ। आप रोड पे चलते हुए हैं तो आपने रोड पे कुछ झाड़ियाँ देखी होंगी, उसी टाइप की एक ये श्रब है। पहले तो आपको इतना समझना है, सेल 16 अपोजिटिफोलिया डेस्फोंटनिया, ये क्या है, एक श्रब है। कौन सी है वो, ये परनेनियर। परनेनियर का मतलब है जैसे ही पानी आता है तो ये उगाती है और पानी चला जाता है, यानी मानसून के टाइम पर ये दिखती है, और जब मानसून नहीं होता है तब ये नहीं दिखती है। इतना तो आपको समझ के चलना है, पेरेनियल श्रब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेयर इट इज़ ए ग्रो, ये कहाँ ग्रो होती है, जैसे सलीन, अराइड टू सेमी अराइड, सलीन जैसे सलाइन जगह होती हैं वहाँ पे, अराइड और सेमी अराइड जगह होती हैं। अच्छा, उसके बाद कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब आप इसको एक बार ये जरूर समझिएगा कि इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन और दी गई थी, वो है आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सेल 16 अपोजिटिफोलिया डेस्फोंटनिया, ठीक है। उसके बाद वाट टाइप, ये कैसी है, ये है आपकी प्रोस्ट्रेट मतलब बोले तो बुड़ी प्लांट। कैसा है ये, बुड़ी प्लांट है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि उसमें लकड़ी नहीं होती, लकड़ी होती है इसमें। तो सेल 16 में लकड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे पाई गई है, गुजरात में। गुजरात में भी किस एरिया में पर्टिकुलर, आपका सलाइन, एराइड एंड सेमी एराइड। उसके बाद ये जो है परलिनियस श्रब है, यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं, मोस्टली झाड़ियों में लकड़ी नहीं होती है, बट इसमें बुड़ी होती है, ठीक है। और कहाँ पे, गुजरात में। अच्छा, एक आइसलैंड और देख लेते हैं हम। ये आइलैंड दिखता है हमें कहाँ पे, सोलोमन आइलैंड, ठीक है। सोलोमन आइलैंड, इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में मिलेगा, जो लगभग, अब ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन ये भाई कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये समझना है कि सोलोमन आइलैंड कहाँ मिलता है, ये मिलेगा आपको साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। कुल मिला के ये पैसिफिक ओशियन पे है। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये क्वेश्चन जब बनेगा ना, तो ये आपका सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला आइलैंड आपको जरूर याद रखना है कि सोलोमन आइलैंड एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में तो लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन पे, ठीक है। दूसरा पेज देखते हैं अपने पीसी का। स्कीम एक देख रहे हैं, स्कीम कौन सी है भाई, इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, यानी DGNSS जिसे बोलते हैं, सागर संपर्क। अब देखो कुछ यहाँ से सेंस निकालना आप। सागर संपर्क का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी पोर्ट का काम होगा, शिपिंग का काम होगा, या वाटरवेज का काम होगा। ये अगर चीज़ें आप निकाल लेते हैं, पोर्ट या शिपिंग, तो यही आपकी मिनिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो संपर्क, सागर संपर्क जो है वो किसने लॉन्च किया, ये आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, यानी कि जिसे MOSPW बोला जाता है। अच्छा, सागर संपर्क है क्या, व्हाट इज, सब हमें जब भी कोई स्कीम पता चले तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कर लेना है कि व्हाट इज़, ये है क्या। तो ये टेरेस्ट्रियल वेस्ट विच इज़ करेक्ट एरर इन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि अगर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कुछ भी एरर होता है तो उसको करेक्ट करने का काम करेगा कौन, सागर संपर्क। यानी कहते हैं ना कि हमारा संपर्क है, तो हम हैं तो टेरेस्ट्रियल का मतलब है ये समुद्र में नहीं, टेरेस्ट्रियल में मतलब बैठ के, और ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को क्या करेगा, अगर उसमें कुछ भी एरर है तो उसको करेक्ट करने का काम करेगा कौन, सागर संपर्क, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च किया।
क्लियर कट है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर है हमारे पास एक बॉडी इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिकमेंडेड टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। सो हम एक बॉडी पर डे इसको फिनिश कर रहे हैं, तो हमें पहले यहाँ मिलती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इस बॉडी को ये क्यों न्यूज़ में अभी आप देख रहे हैं यमुना, है ना, जो कि उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, और कल की न्यूज़ तो यही है कि रेड फोर्ट में भी उसका पानी चला गया। आगे देखेंगे हम इस टॉपिक को भी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर तो आपको देखना ही है, क्योंकि जब भी इसमें आपके 3 लेयर वाले क्वेश्चंस बनेंगे तो एक में आपका हेडक्वार्टर दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है वो देखते हैं। फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMO। WMO तो है ही है, पर इसकी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जेनेसिस होती है IMO से, यानी कि W की जगह क्या लग जाएगा? IMO लग जाएगा, बस इतना देखना है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WMO? सो स्टेबलाइजमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड अर्थ सिस्टम, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस नेटवर्क टू प्रोवाइड वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड डेटा। तो क्या है इसमें, ये क्या स्टेबलाइजमेंट करता है? जैसे इंटीग्रेटेड अर्थ सिस्टम को, ऑब्जर्वेशन को, उसके नेटवर्क जिसमें वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड डेटा है, उन सब के बारे में हमें जानकारी देता है कौन? WMO। अच्छा, इसमें मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है? भाई इतना ज़रूर याद रखना कि जब भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें डेफिनेटली आपको, जब भी कोई बॉडी आएगी तो उसमें ये एक बार ये मतलब मैं 90% श्योर हूँ कि जब भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो उसमें एक बार ये ज़रूर पूछता है इंडिया मेंबर है या नहीं है। भाई येस और नो का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इस टाइप के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। तो भाई कॉमन सी बात है, क्यों नहीं इंडिया इसका मेंबर होगा? जब मेट्रोलॉजिकल की बात हो रही है तो इंडिया इसका मेंबर होगा, ठीक है। और इट इज़ ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN। और ये भी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि UN की बॉडी है या नहीं है। तो भाई ये इंडिया भी मेंबर है, इंडिया मेंबर है, और UN की स्पेशलाइज एजेंसी है क्या? WMO। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने अपना PC देख लिया। PC में हमने क्या देखा, ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेंगे। और ये PDF मैंने आपको बताया था, आप इस PDF को मेरे WhatsApp नंबर से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है न्यूज़ में हमारा। भाई कल का दिन बहुत ज़्यादा यादगार था, और ये दिन हमारा यादगार और बन जाएगा कब? 42 दिन बाद। 42 दिन बाद बोले तो 23 अगस्त को लगभग 5:47 पे। क्यों? उस टाइम हमारा जो चंद्रयान 3 है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इंडियाज़ 3rd लूनर ओडेसी कॉमनसेंस विद परफेक्ट लॉन्च, यानी कि इंडिया का ये 3rd लूनर ओडेसी था जो परफेक्ट तरीके से क्या हुआ है? लॉन्च हो गया। इसके बारे में आज हम अच्छी तरीके से डिटेल में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी ये वाला टॉपिक आएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। तो पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम अच्छी तरीके से और इसको एनालिसिस करते हैं। तो देखें क्या मिल रहा है। इंडियाज़ 3rd मून मिशन चंद्रयान 3 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन बोर्ड अ लॉन्च व्हीकल मार्क LVM। पहले आपको लॉन्च व्हीकल मार्क यानी कि 3 इसको याद रखना है, इसके थ्रू ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? रॉकेट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे हुआ है? और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। वो कहाँ पर पड़ता है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कब हुआ? 2:35 पर ऑन फ्राइडे, ठीक है। इस वजह से आपके लिए SSC और अदर एग्जाम वालों के लिए या UPSC वालों के लिए निकालने के लिए क्या हुआ कि व्हीकल कौन सा यूज़ किया गया? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। और कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहाँ पड़ता है आपका? श्रीहरिकोटा में, बोले तो आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। दिस इज इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट टू सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट ऑन द लूनर सरफेस आफ्टर द प्रीवियस अटेम्प्ट चंद्रयान 2 फेल इन 2019। अब देखिए क्या है ये, उस टाइम ना जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च कराया था तो वो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो फेल हो गया। अब हम इसको क्या कराना चाह रहे हैं? सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको उतारना है या रखना है, जैसे अब मान लीजिए किचन में खड़े हैं, अब आपको कोई भी बर्तन रखना है किचन में, आपने जाके उसको बहुत अच्छी तरीके से कायदे से रख दिया जहाँ पे रखा था। अब आप गए किचन में और आपको बर्तन रखना था, आपने उसको पटाख से भी फेंक दिया, है ना। तो जो आपने फेंका, झटके से फेंका, वो हमारी हुई हार्ड लैंडिंग, और हमें करानी क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 फॉर ओनली 3 कंट्री US। कौन कौन सी कंट्री हैं उनको हम देखेंगे। US है, रसिया है एंड चाइना। अब कंट्री वाइज भी आपको याद रखना है। यही क्या होता है ना कि बच्चे
डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पे कि भाई हम चंद्रयान थ्री लॉन्च हुआ है तो उसके हम क्वेश्चन देख लें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। इसमें हालांकि मेरी स्पीकिंग तो हिंदी है, बट हाँ लिखा हुआ इंग्लिश में है, तो ये सबके लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो भी हैं। अब देखिए, ये जब इतना पढ़ लोगे ना तो कॉमन सी बात है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपसे नहीं बचने वाला। अब क्या कह रहा है, 3 इससे पहले हैं, यूएस है, रसिया है, चाइना है, ठीक है। ये सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं मून पर। अब हम चौथे बनने जाएंगे कब, 23 अगस्त को, इफ़ पॉसिबल। और ये पॉसिबल होगा, है ना, ये आशा करते हैं हम लोग। आगे, स्पीकिंग द रिपोर्टर्स आफ्टर द लॉन्च, इसरो चेयरमैन। अभी चेयरमैन कौन है भाई, अब देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन निकला आपका, अभी क्वेश्चन फिर आपका निकला कि अभी चेयरमैन है एस सोमनाथ। और इससे पहले जब चंद्रयान 2 हुआ था तो उनके, आपका याद होगा, उनका नाम था सिवान करके, वी के सिवान सर, ठीक है। अच्छा, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मोदी को गले लगा के वो रोए थे। कारण क्या था, चंद्रयान 2 जो है फेल हो गया था, उसके रिगार्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट 42 डेज आर क्रूशियल। ये हमारे पास 40 डे कैसे होंगे, हमारे पास क्रूशियल होंगे। द लैंडिंग इज करेक्टली प्लान ऑन अगस्त 23। अब यही देखिए, कब ये लैंडिंग होगी, ये होगी अगस्त को, यानी कुल मिला के 42 दिन अभी हमें वेट करना है अगस्त में। अच्छा, इट इज़ ये इन्होंने कहा है, एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान ही सेड। उन्होंने ये कहा अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 42 दिन बाद, यानी कि यू कैन से दैट अगस्त 5:47 पर एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी मून के साउथ लूनर पोल पर। अच्छा, हेलिंग द लॉन्च, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीट। मोदी जी ने क्या, अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या ट्वीट किया, चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट अ न्यू चैप्टर इन इंडिया स्पेसिस ओडेसी, इट इज सोर हाई एलिवेटिंग ड्रीम एंड एम्बिशंस फॉर एवरी इंडियन। देखिए, ये तो उन्होंने एक प्रशंसा की है हमारी, है ना, कि ऐसा इंडिया एक नया इतिहास रचेगा। बट इसमें निकालने के लिए हमारे जो पॉइंट थे ना, वो हमने निकाल लिए कि हमारा व्हीकल कौन सा था, LVM-3, ठीक है। जगह कौन सी थी, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अच्छा, कहाँ पर, श्रीहरिकोटा में, क्लियर है। अच्छा, अब ये हम कराना क्या चाह रहे हैं चंद्रयान 3 में, सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग की वजह से ही चंद्रयान 2 फेल हो गया था। और उसमें कारण क्या था, देखिए आपका लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर, ये 3 चीज़ें थी। ऑर्बिटर आज भी हमारा वहाँ पर है, इसलिए हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, हमने सिर्फ लैंडर एंड रोवर को भेजा है। कारण क्या है कि भाई ऑर्बिटर तो हमें वहाँ मिल जाएगा, उससे हमारा कनेक्शन बना हुआ है। अगर अब जब हम वहाँ पे 40 डेज बाद जब हम वहाँ लैंड करेंगे तो हमारा ऑर्बिटर से कनेक्शन बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो हमारे संपर्क में आ जाएगा। जो भी हमें काम लेना है वो हम ऑर्बिटर से ले लेंगे। पर हमारी लास्ट टाइम 2019 में चंद्रयान 2 के टाइम पे 2 चीज़ों का फेल होना था, एक लैंडर और एक आपका रोवर, ओके। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन निकल जाता है कि आपका यूएस, रसिया एंड चाइना ये सक्सेसफुली मून पर लैंड कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हमारे कौन है, इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। ये 4-5 क्वेश्चन हमने निकाल लिए जो हमारे काम आएंगे, इनको आप नोट कर लेंगे। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको देखते हैं आगे क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 इज ए इंडिया 3rd मून मिशन एंड फॉलो ऑफ चंद्रयान 2 2019 विच एम्ड टू लैंड अ रोवर ऑन द लूनर साउथ पोल। आपको इतना जरूर क्लियर करना है कि हम चंद्रयान 2 या 3rd को भेजे थे तो किस जगह भेजे थे, तो उसकी जगह का नाम है लूनर साउथ पोल। अब देखिए, मैं बताऊँ ये क्या रहा भैया, नया रहता है। लूनर साउथ पोल क्या है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। मैं सर, तो मैं बताऊँ उसमें क्या है। लूनर साउथ पोल क्या है ना, कि ये चंद्रमा का ऐसा पार्ट है, सदर्न पार्ट, ये ऐसा पार्ट है यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और यहाँ पे शैडो ऑलवेज रहती है। और इसीलिए ना ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट और हार्डेस्ट काम है। दिस मिशन क्लियर है यहाँ तक। लूनर साउथ पोल क्या है भाई, जहाँ पर सूरज की लाइट नहीं पड़ती, और ये आप कह सकते हैं चंद्रमा का साउथ पोल है, ठीक है। दिस मिशन विल हैव 3 मेजर मॉड्यूल्स। इसके 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं। कौन से हैं, पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, विल कैरी द लैंडर एंड रोवर कन्फिगरेशन टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। अब देखिए, इसका भी फिगर हम आगे चल के देखेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम ये होगा कि ये लैंडर और रोवर को लेके जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऑर्बिटर को भी लेके जाएगा, भाई ऑर्बिटर तो वहाँ पहले से ही है, ऑर्बिटर को क्यों लेके जाएगा, ऑर्बिटर तो वहाँ पहले से ही है। सिर्फ ये लैंडर और रोवर को लेके जाएगा और 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में। अच्छा, लैंडर मॉड्यूल्स क्या है, कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर। अच्छा, ये लैंडर है,
सॉफ्ट लैंड एंड डिप्लॉय रोवर, ठीक है। आगे रोवर क्या है, देखिए रोवर का मतलब ये है कि वो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम बचपन में छोटे थे तो हम एक गाड़ी बना लिया करते थे, उस गाड़ी को हम हाथ से चलाया करते थे तो आराम 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 चलती थी, उसी टाइप का रोवर है ये। क्या होगा आपका वहाँ पर चंद्रमा पर जो लूनर साउथ पोल है, यानी कि जो साउथ पोल है उस पर ये उतरेगा, और एक गाड़ी की टाइप का होता है जिसमें 6 पहिए होते हैं, है ना। कितने पहिए हैं इसमें, 6 पहिए हैं। और लैंडर क्या है आपका, लैंडर क्या है, इसको लेके जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे आपने रोड पे सड़क पे देखा हुआ कि जैसे आपकी स्विफ्ट गाड़ी है, अब वो स्विफ्ट गाड़ी नई बनी है, उस गाड़ी को दिल्ली से कानपुर ले जाना है, तो उस गाड़ी को अगर हमें दिल्ली से कानपुर ले जाना है तो जो हमने नई गाड़ी हमने क्या बनाई, स्विफ्ट बनाई, अब उसको हमने रख किस में दिया, ट्रक में, तो ट्रक वहाँ पर हमारा किसका काम करेगा, लैंडर का। क्लियर कट है यहाँ तक। और जो गाड़ी होगी हमारी वो क्या होगी, रोवर। समझ में आ गया, ये मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चैलेंजिंग। भाई ये चैलेंजिंग है इसलिए अगर हम 42 डेज बाद जब हमें पता चलेगा हम लैंड कर चुके हैं सफलतापूर्वक सक्सेसफुली, देन इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब गर्व करने की बात होगी हमें भारत पे, क्योंकि ऐसा काम किसी ने अब तक नहीं किया है। हालांकि वो 3 कंट्री गए, वो इक्वेटर तक गए, पर साउथ पोल पर कोई नहीं। अभी जो हमने 3 कंट्री पढ़े थे ना, वो आपके साउथ पोल पर नहीं है भाई, इतना ध्यान रखना है। कहाँ पर है वो साउथ पोल, यानी कि यू कैन साउथ पोल पर ना होकर नॉर्थ और इक्वेटर के बीच में। चैलेंजिंग क्या है ऑन द साउथ पोल, इसको देख लेते हैं। Previous spacecraft have mostly landed near the equatorial region of the moon. The few degree latitude north or south of the lunar equator, landing near the equator is easier and safe due to hospital terrain. देखिए भाई वहाँ पर क्यों ईजियर है, ठीक है, नॉर्थ और आपके इक्वेटर पे। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, ठीक है, सनलाइट अच्छे से आती है, यू कैन सी दैट, ठीक है। स्मूथ सरफेस है वहाँ पे, अब्सेंस ऑफ स्टीप स्लोप और एम्पल सनलाइट ऑफ फॉर सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट। यानी कि यही बात मैं कह रहा था कि वहाँ पे इजी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट इजीली आती है। आगे, द लूनर साउथ पोल ऑन द अदर हैंड प्रेजेंटेड चैलेंजिंग टेरेन विद एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एरिया दैट आर परमानेंट शैडो रिसीविंग नो सनलाइट। अब आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि वो 3 कंट्री सफल क्यों हो गए भाई इक्वेटर पर। उसका रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे सनलाइट इजीली पहुँच रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो काम करने जा रहे हैं वहाँ पे सनलाइट इजीली नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे सनलाइट है ही नहीं, यू कैन सी दैट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको सॉरी, अब चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में मैंने डिफरेंस कर दिया जिससे आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से। चंद्रयान फर्स्ट था ये आपका 2008 में लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 2019 में, ये तुम्हारा फेल ही हो गया था। रीज़न क्या था, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वही लैंडर और रोवर तो आपके ब्रेकडाउन की होने की वजह से ये हो गया था, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ था। चंद्रयान थर्ड की बात करेंगे, ये शेड्यूल है फॉर 2023। देखिए मैं एक बार कहना चाहूँगा उन स्टूडेंटों को, क्या होता है ना कि वीडियो देख लेते हैं वो और अभी भी सीरियस नहीं हो रहे। देखिए मैं बताऊँ, मेरी स्टार्टिंग है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं या फिर मान लीजिए मेरे व्यूज़ कम है, बट ये तय है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप SSC CGL के हैं, स्टेट PCS हैं या फिर UPSC, और स्पेशल फोकस ऑन UPSC, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी लूनर सरफेस। इसका सिर्फ काम ये था चंद्रयान फर्स्ट का, यहाँ देखते रहना, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। चंद्रयान फर्स्ट का काम ये था कि वो स्टडी कर रहा था किसकी, लूनर सरफेस की। बट चंद्रयान सेकंड देखिए, स्टडी द लूनर सरफेस लैंड रोवर ऑन द अदर लूनर साउथ पोल। ये काम किसका भैया, चंद्रयान सेकंड का। और यही सेम काम डिक्टो किसका है, चंद्रयान थर्ड का। इसमें कुछ हमें देखना नहीं है। कंपोनेंट देखेंगे इसमें कौन से थे आपके, मून, इम्पैक्ट प्रोब। बट सेकंड में देखेंगे आप ऑर्बिटर, लैंडर। अब देखिए फिर एक और क्वेश्चन बन गया जो हमारा SSC या अदर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में काम आ जाएगा। जैसे लैंडर था उसका नाम क्या रखा गया था, विक्रम, तो ये भी ब्रेक डाउन हुए थे। और रोवर उसका नाम क्या रखा गया था, प्रज्ञान। इतना याद रखना है हमें। तो लैंडर जो थे हमारा, लैंडर का नाम क्या था, हमने विक्रम रखा, और रोवर का हमने नाम क्या रखा, प्रज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वनडे एग्जाम, सो आपको जरूर याद रखना है ये 3 नाम, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्बिटर तो हमारा वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्बिटर हमारा वहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पर, मून पर, ठीक है, मून के सराउंड वो राउंड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं हम चंद्रयान थर्ड में हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर।
प्रोपल्सन मॉड्यूल हमने पढ़ लिया, ये कैरी करेगा किसको, लैंडर और रोवर को, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है मैं। अच्छा फाइंडिंग देखते हैं। कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ द लूनर वाटर, लूनर केव, टेक्टोनिक एक्टिविटी, फॉल्ट एंड फ्रैक्चर। ये काम किसने किया था, ये काम किया था चंद्रयान फर्स्ट ने। सेकंड ने बिल्डिंग ऑन द एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सोन बाय द चंद्रयान। जो वाटर मॉलिक्यूल, जो भी वाटर बताया गया था, उसी वाटर के एविडेंस को खोजने के लिए हमने भेजा था किसको, जैसे ये पता चला था कि सॉलिड फॉर्म में वाटर है मून पर, साउथ पोल पे, तो उसी को एविडेंस को खोजने के लिए हमने चंद्रयान सेकंड को हमने तैयार किया। पर चंद्रयान थर्ड के बारे में अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि वो हमें क्या खोज के देगा, इसलिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है। क्लियर कट है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, इनको लॉन्च करने वाले व्हीकल कौन से हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट को किया था PSLV, चंद्रयान सेकंड को किया था GSLV मैक 3 और चंद्रयान थर्ड को LV लॉन्च व्हीकल मैक 3। अब ये आपको इसमें से याद रखना है, 3 तो लॉन्च व्हीकल याद रखनी है, ठीक है, और वाटर को फाउंड करने वाला आपका चंद्रयान फर्स्ट। उसके बाद आपको इन कंपोनेंट को याद रखना है, ये मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिए कि भाई ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये आपके चंद्रयान सेकंड में यूज किए गए थे, और लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इनकी थोड़ी सी डेट देख लेंगे आप, 2000, 2008, 2019 एंड शेड्यूल फॉर द 2023। क्लियर कट है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं फिर अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व लगा लेते हैं इसी पे, चंद्रयान पे, ठीक है। तो हमारा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या, ये MCQ मैंने बनाया अपनी तरफ से। चंद्रयान थर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ प्लान, ये प्लान है, थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट विल वी मिशन रिपीट ऑफ चंद्रयान 2 बट विल ओनली इंक्लूड ए लैंडर और रोवर सिमिलर टू दैट ऑफ चंद्रयान 2। इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड किया गया है, लैंडर और रोवर, वो किसकी तरह थे, जो चंद्रयान 2 की तरह थे, उसी की तरह इनको इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आपको समझ में आया हो तो। क्वेश्चन बहुत इजी है, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ही मैंने ऊपर वाले टर्मोलॉजी से उठा लिया है, इनका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो कल इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई क्या है, दिल्ली आइकॉनिक हेरिटेज साइट फेस फ्रंट ऑफ फ्लड वाटर। अब भाई क्या हो, देखिए पानी अब तो भाई जो हमारे मोनूमेंट, नेशनल मोनूमेंट्स हैं उनमें भी घुसना शुरू कर दिया। अब की कौन कौन सी जगह देखिए जो यमुना का जलस्तर बढ़ने से कहाँ पानी गया, देखिए वो देख लेते हैं। द यमुना वाटर इन्यूटिंग दिल्ली हैव नॉट इवन स्प्रेड इट्स आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स, रेड फोर्ट है ना, कुदिसिया मस्जिद जो मस्जिद है, शाह आलम टॉम्स एंड वजीरबाद ब्रिज अनफिल्ड टू वेरिंग डिग्री। यहाँ तक पानी पहुँच गया भाई, दिल्ली वाले हो जाओ सावधान। आगे देखते हैं पानी तो घुसता ही जा रहा है भाई, जगह ये सांस ही नहीं ले रहा। और ये इसलिए कि ये कारण क्या है ना, जब तक क्लाइमेट को हम समझेंगे नहीं और अपने उसमें समझाएंगे नहीं लोगों को, तो यही समस्याएं होंगी। दिल्ली पे क्या, देखिए दीपावली पे क्या होता है, इतने पटाखे फोड़े जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। पटाखे फोड़िए, मान लीजिए कि आपको दीपावली मनानी है ना, इट्स इंडियन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बट क्या है ना कि इसको मनाने के तरीके हैं। जैसे आपने 1-2 पटाखा फोड़ दिया, ठीक है, अब ये पॉल्यूशन फैलता है, तो उसी के कारण ये क्या है ना कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ है, दूसरा ये मानसून सीजन है, इसी वजह से इन दोनों के मिक्सर से ये क्या हो रहा है, बरसात हो रही है दिल्ली में। मैंने कल ही बताया था भाई, अगर आपसे कोई क्वेश्चन यही पूछ रहे कि भाई दिल्ली में इतना पानी बरस क्यों रहा है, इतना बारिश आई कहाँ से, आपके पास सीधा सीधा इसका जवाब होगा भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड देन इन दिस टाइम मानसून इज कमिंग, मानसून के आने की वजह से और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा कहाँ का देखिए, रेड फोर्ट है, और ये शाह आलम टॉप्स कुदिसिया, ये आपकी मस्जिद है। ओवर द 700 ईयर ओल्ड विजार्ड ब्रिज आर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स दैट हैव बीन इनोटेड। तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट इसमें था यमुना। तो यमुना रिवर को मैं कई बार अपने पीसी में भी करा चुका हूँ, पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, उसके बाद मैंने इसका आपको मैपिंग भी कराया था। तो आप जाके लास्ट वाली वीडियो देख लेंगे प्लीज़, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिख दिया है, वो थंबनेल भी इसी नाम से लगा हुआ है। आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है आर्टिकल हमारा क्या है, वर्चुअल समिट वर्चुअल साइलेंस। अभी क्या है देखिए, ये जब भी ऐसी बातें आती है ना कि भाई हमने मीटिंग कर ली, अब वही वाली बात है कि ऑनलाइन आपने पढ़ लिया,
ठीक है। तो ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन यानी फिजिकली थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है। तो उसी के क्रिटिसिज्म में हमारे विवेक सर हैं, उन्होंने इस तरीके से एक आर्टिकल दिया है कि वर्चुअल समिट मतलब वर्चुअल साइलेंस। आपने वर्चुअल समिट कर ली मतलब वर्चुअल साइलेंस कर दी। अच्छा, अभी ये वर्चुअल समिट एक्चुअली में बात किसकी कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं एससीओ की। किसकी बात कर रहे हैं? एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की बात चल रही है। अच्छा, अब देखिए इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, समझने के लिए क्या है, क्या हमें से इसमें से पढ़ना और समझना है वो देख लेते हैं। मतलब 4 जुलाई की बात थी, है ना। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, ठीक है। इन्होंने ये फैक्ट दिया कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समिट हो रही है वर्चुअली समिट होगी, ठीक है। और इसके इन नो वे सिग्निफिकेंस हिंट डायलेशन इन द ऑब्जेक्टिव दैट बी ट्राइंग टू सीक ऑफ दिस एससीओ। अच्छा, उन्होंने बताया कि भाई संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही है वो आपकी वर्चुअली होगी। वर्चुअली बोले तो जिसमें हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। वर्चुअली कह सकते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट अगर हम फेस टू फेस आ जाएं तो यू कैन से दैट इट्स ए वर्चुअली सिस्टम। वर्चुअली का मतलब है जिसमें आप फिजिकली नहीं मिलते, आप एक दूसरे को ऑनलाइन या फिर गूगल मीट के थ्रू आप देखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मिस्टेक होती है फेलियर टू गिव इवन वन क्रेडिबल रीज़न। पर उन्होंने भाई साहब एक भी ऐसा क्रेडिबल बोलते हैं ना, अतुल्य ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया कि वर्चुअल समिट इंडिकेट द इंडिया मूविंग अवे फ्रॉम द अप्रोच विच लीड टू बिकम एन एससीओ फुल मेंबर इन 2017। भाई इसके लिए उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस, यू कैन से दैट, ऐसा कोई भी क्रेडिबल रीज़न नहीं था कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं मीटिंग वर्चुअली। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम क्या है। अब देखिए, वन on terrorism, Modi said some countries use cross-border terrorism as an instrument of their policy provides shelter to the terrorism। मिस्टर मोदी ने जब वर्चुअल समिट की तो उसमें उन्होंने ये बोला कि बहुत सी कंट्री ऐसे हैं जो टेररिज्म को क्या देते हैं, शेल्टर देते हैं। बट इस टाइम अब भैया इस चीज़ को इन्होंने उठाया क्यों, मैं बताऊं कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया। भाई सीधी सी बात है, वर्चुअली मिलने आधी बात हो पाएंगी, आधी नहीं हो पाएंगी। जैसे कि यही होता है कि आप मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में कभी भी बात कर रहे होते हैं वर्चुअली, तो आधी बात कह पाते हैं, आधी नहीं कह पाते, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी और भी समस्या है। बट हाँ, इस चीज़ में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी, बट अपनी बात कुछ कह पाई, कुछ नहीं कह पाई। तो यही है, संघाई कॉर्पोरेशन शुड नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज सच नेशन। उन्होंने इस नेशन की कोई भी क्रिटिसाइज नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना विल चेंज कोर्स ऑन टेररिज्म। और भाई साहब, पाकिस्तान और चाइना तो टेररिज्म सेक्टर पे अपने किसी भी वे को चेंज नहीं करना चाहते। अच्छा, अब तो ये भाई जो टेररिज्म ग्रुप है ना, ये क्या कर रहा है, ये अफगानिस्तान को यूज़ करके काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है। चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, यानी कि जिसको BRI बोला जाता है, इट्स ए फ्लैगशिप चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। ये दोनों कॉरिडोर आपको देख लेने हैं। एक है आपका चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव और फ्लैगशिप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच वॉयलेट्स इंडिया सॉवरेनिटी। ये दोनों चीज़ें बनाई हैं ना, BRI और CPC, ये दोनों ही इंडिया को काउंटर करने के लिए बनाई है चाइना एंड पाकिस्तान ने, इतना आपको समझना है। तो ये दोनों सिस्टम बनाए गए ना, ये हम लोगों को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। और वर्चुअली समिट में तो रत्ती भर इनका क्रिटिसिज्म नहीं किया गया, और यही फिजिकल थोड़ी सी मीटिंग होती तो इसमें हो जाता, ठीक है। अच्छा, क्या है मिस्टर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर जी जिनपिंग अनाउंस दैट, क्या अनाउंस भैया उन्होंने किया उसको देख लेते हैं। उन्होंने अनाउंस किया इन हिज एड्रेस एट द समिट दैट वन BRI 10th एनिवर्सरी, 10 साल हो गए इसको भाई, चाइना विल होल्ड द थर्ड बेल्ट रोड फोरम फॉर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर हिम द BRI इज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस बेनिफिट द होल वर्ल्ड। मतलब भाई देख रहे हैं ना आप, ये काउंटर चाइना को कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि इससे पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा मिलेगा। कौन? जी साहब। तो चाइना की ना यही पॉलिसी रहती है, ये कहता कुछ है करता कुछ और है। अच्छा, ए साइलेंस ऑन द यूक्रेन वार। अब जो समिट हुई थी संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भाई रत्ती भर बात नहीं हुई किस पे, यूक्रेन वार पे। भाई कारण क्या है, यूक्रेन वार पे क्यों नहीं बात हुई? क्या है ना, देखिए मैं बताऊँ, अगर एक लहजे में देखा जाए तो रशिया और जो चाइना है ना, तो आप एक भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो पुतिन साहब है ना, वो मिस्टर पुतिन सपोर्टेड ड्यूरिंग द एंटर पीरियड ऑफ द यूक्रेन वार। भाई मिस्टर जी ने सपोर्ट किया किसको? पुतिन को, है ना, यूक्रेन वार के टाइम पे। तो इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ।
तो इसके रिगार्डिंग यही था कि भाई वर्चुअली अगर इस सबमिट हुई है तो वर्चुअली साइलेंस, समझ रहे हैं ना आप इस बात को, कि भाई वर्चुअली मीटिंग हो गई आपकी, वर्चुअली साइलेंस रहो, चाहे कुछ भी गलत हो रहा है मत बोलो, चाहे टेररिज्म सेक्टर हो, चाहे यूक्रेन पे जो भी रसिया ने वॉर किया उस पर आप कुछ मत बोलो, ठीक है। तो यही सब कुछ था इसमें। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं करा चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में, बट हाँ जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बार इसको जरूर कराऊंगा। भाई इसको याद कैसे करना था मैं इसको एक बार याद करा दूँ। यानी कि आपने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर मूवी में सकीना का नाम सबको था, ठीक है। तो सबको, अब ये भाई गदर मूवी बनी किसके ऊपर है, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बनी है, क्लियर कट है यहाँ तक, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर गदर मूवी बनी है, तो उसमें सकीना का नाम सबको था। तो जब हमारे तारा सिंह सकीना को पाकिस्तान लेने गए, ठीक है, तो उन्होंने एक ट्रक में उनको बिठाला, किस में बिठाला, ट्रक में, TRUCK याद रखना है बस। अब यहाँ से आप इसको पूरा निकाल सकते हैं SCO यानी कि सक्को सक्को। अब देखिए सक्को मतलब इसमें इंडिया और पाकिस्तान, तारा सिंह और सकीना, ठीक है, और किस में बैठे थे ये, ट्रक में। T फॉर ताजिकिस्तान, R फॉर रसिया, U फॉर उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर किर्गिस्तान और K फॉर कजाकिस्तान, क्लियर कट है यहाँ तक। नाइन्थवा हमारा मेंबर कौन बन गया है, ईरान। नाइन्थवा हमारा मेंबर कौन बन गया है, ईरान। किसका, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने मैपिंग भी कर दी, मैपिंग भी देख सकते हैं आप संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए रसिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, क्लियर। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम, और क्या, अब देखिए जयशंकर रेज आउटस्टैंडिंग इशू अलोंग LAC विद चाइना टॉप डिप्लोमेट। जयशंकर ने वही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, जो हमारे, अब देखिए यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या है, आपको पहले तो इतना पता होना चाहिए कि LAC किसके बीच में है, तो ये है आपकी इंडिया प्लस चाइना, ठीक है। अच्छा, उनमें उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग इशू हैं उनकी बात करी है, हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर सर, ठीक है। तो उन्होंने कहने की क्या कोशिश करी है उसको देखते हैं। External Affairs Minister S. Jaishankar on Friday discussed outstanding issue along the line of actual control with the top Chinese diplomat Wang Yi along sideline of the East Asia Summit ES in Jakarta। जकार्ता में उन्होंने ये वाली बात कही, ठीक है। अच्छा, क्या है, Friday meet was the Mr. Jaishankar third high level engagement with the Chinese side in recent month following bilateral talking during the visit of foreign minister Qin। कुल मिला के ये है कि मैं बताऊं आप में, उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग मुद्दे की बात कही है ना, जो भी चाइना और इंडिया के बीच में है। अभी हालांकि इसमें ज़्यादा उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। अच्छा, अब देखते हैं क्या है, इंडिया कंटिजेंस मार्च इन पेरिस सारे जहाँ से अच्छा। तो सारे जहाँ से अच्छा ये अपना नेशनल एंथम है, सॉरी सारे यहाँ से अच्छा, इट्स नॉट अवर नेशनल एंथम, ये एक्चुअली में अपना गीत है। तो उसी गीत में हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि ये आपका पेरिस में गाया गया, ठीक है। और लगभग इसमें 242 इंडियन मिलिट्री मेंबर थे, और उसमें कहाँ पर ये फ्रांस का वेस्टल डे मनाया जाता है, ठीक है। उनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, फ्रेंच के, मिस्टर मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन। तो जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो जरूर देख लेंगे कि इमैनुअल मैक्रोन एक्चुअली में ये कौन है, ये आपके प्रेसिडेंट है कहाँ के, फ्रेंच के, ठीक है। अच्छा, वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मैक्रोन सेड इंडिया एज अ जायंट वर्ल्ड हिस्ट्री विद रिसीव रोल्स टू प्ले इन फ्यूचर एंड स्ट्रेटेजिक फ्रंट। तो वही फ्रंट की बात करी गई है, बट इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है वो हमने निकाल लिया कि भाई वेस्टल डे पर सारे जहाँ से अच्छा ये गीत गाया गया, कहाँ पर, ठीक है, पेरिस में। और उस टाइम प्रेजेंट कौन रहे, इमैनुअल मैक्रोन एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिनिस्टर कन्फर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फ्रांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया, कौन सा है वो अवार्ड का नाम आप देख लेंगे, ग्रांड ग्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर, ग्रांड ग्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर, फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर। ये फ्रेंच का सिविलियन और मिलिट्री सबसे ऊंचा वाला अवार्ड है, जो किसको दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, उससे पहले वहाँ पर कौन पहुँचे थे, नेल्सन मंडेला है, या जर्मन के चांसलर एंजेला मैर्कल्स है, अमॉन्ग दी अदर। तो आपको इसमें अवार्ड जरूर याद रखना है, उस अवार्ड को नाम आप अच्छी तरीके से देख लेना। एक बार मैं और आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अवार्ड का नाम है इसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। ये आपका सिविलियन और मिलिट्री
आपका वो है आवर, ठीक है। अच्छा अब आते हैं सक्सेस ऑफ चंद्रयान लॉन्च व्हीकल गिव गगनयान अलग है। देखिए मैं बताऊँ, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसको हमने कर लिया था क्लियर वहाँ पे। अब थोड़ा सा हम इसमें देख लेंगे, कोशिश करते हैं बाई फिगर। व्हीकल हमको याद कर लिया, ठीक है। और ये पहुंचेगा कब, 42 दिन बाद पहुंचेगा, ये हमने सब देख लिया था। अब देखिए ये है कहानी, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रयान थर्ड कंसिस्ट ऑफ लैंडर मॉड्यूल्स, ठीक, प्रोपल्सन मॉड्यूल्स एंड रोवर। तीन चीज़ आप समझ गए, लैंडर, प्रोपल्सन मॉड्यूल और रोवर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इट वॉज लॉन्च्ड बाई दी, ये भी मैंने व्हीकल का नाम बताया, कब, 14 जुलाई को। द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जैसे आपके इसमें है लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड रोवर, ये तीन आपको इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ये जरूर याद रखनी है। बाज प्लेस्ड इन एन इलेप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में ये होंगे। और साइज क्या है, 172 इंटू 36,500 किलोमीटर। अच्छा प्रोपल्सन मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया था, विल बी कैरी द लैंडर, क्या लेके जाएगा ये, लैंडर को और किसको, रोवर को, फ्रॉम द इंजेक्ट ऑर्बिट। अब भाई इंजेक्ट ऑर्बिट ये क्या नई चीज़ है, ये रहा इंजेक्ट ऑर्बिट, यहाँ से लेकर जाएगा, यहाँ से लेके जाएगा प्रोपल्सन मॉड्यूल किसको, किसको लेके जाएगा, लैंडर और रोवर को। इतना आप समझते रहे ना कि लैंडर और रोवर को इंजेक्ट ऑर्बिट से लेके जाएगा। अच्छा टू सर्कुलर लूनर ऑर्बिट, यहाँ पर इस जगह सर्कुलर लूनर ऑर्बिट में, ठीक है। इट पे लोड विल बी ऑपरेशन फॉर द 3 to 6 मंथ। अच्छा इसको ये कितना, 3 to 6 मंथ का। अच्छा कुछ यहाँ पे मास भी दिया गया है, 2145 किलोग्राम का है का आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। पावर कितनी है इसकी, 738 वाट, ठीक है। और पेलोड इसका 1। अच्छा लैंडर की देखते हैं, लैंडर हमारा देखते हैं इसका मिशन लाइफ क्या है, ये एक लूनर का मतलब है 14 दिन अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी पर अगर 14 दिन होंगे तब चंद्रमा पर एक दिन काउंट होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा। ये आपको वनडे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि आपका 14 अर्थ डे इज इक्वल टू दी, तो 1 लूनर डे, यानी कि 14 दिन हमारे अर्थ डे होने के बाद एक दिन हमारा चंद्रमा का काउंट होता है। मास कितना है लैंडर का, ये है आपका 1749.86 kg। पावर कितनी है, 738, दोनों की एक ही है। पेलोड कितने हैं इसमें, 4, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं लॉन्च व्हीकल, हमने पढ़ लिया था एल, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4, ये कितनी हाइट है इसकी, 43.5 मीटर। अच्छा उसके बाद लिफ्ट ऑफ मासेस दिया गया है इसमें। अब देखिए मैं बताऊँ क्या है भाई, यहाँ से आपका रहा, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून कितनी दी है, 3,84,400 किलोमीटर। इतनी दूर चलेगा ये, तो 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगभग 42 दिन तो वही लग ही जाएगा। अच्छा ठीक है। व्हेन द लैंडर विल लैंड ऑन द मून, ये मैंने बताया था आपको, लगभग 23 या 24 अगस्त को बोले तो 42 दिन लग जाएंगे। वेयर विल द लैंडर लैंड, ये लैंडर कहाँ पर लैंड करेगा इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ लाइकली टू लैंड नियर द मून्स साउथ पोल एंड ऑपरेट फॉर द 1 लूनर डे इक्विवेलेंट टू 14 अर्थ डे। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई ये क्या करेगा, मून्स के साउथ पोल पे लैंड करेगा अपना चंद्रयान थर्ड। अब देखिए यहाँ से कैसे भाई, आपकी इग्निशन देखते हैं S200 ये है आपका, फिर इस तरीके से ये है, ठीक है। इतना आपको इसमें याद नहीं करने हैं, ये याद नहीं करने, मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से ये रॉकेट उड़ा, फिर आप देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग हो गए, फिर ये बीच वाला पार्ट बच गया आपका, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम बर्निंग फेज है ये, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं हम, फिर हमारा PLF सेपरेशन हो गया, इसमें से भी देखिए PLF सेपरेशन हुआ, फिर उसके बाद L1110 सेपरेशन हुआ, उसके बाद C25 इग्निशन ये भी सेपरेट हुआ, उसके बाद सैटेलाइट सेपरेशन। अब ये क्या करेगा भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझना फिगर के थ्रू। देखिए ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई, ये अब पहले अर्थ के राउंड करेगा, अर्थ के यहाँ पे ये राउंड करता रहेगा, राउंड करता रहेगा, उसके बाद फिर ये निकलेगा चंद्रमा के लिए। डायरेक्ट ये नहीं है कि वो सीधा चंद्रमा पे जा रहा है, नहीं भाई, पहले उसको चक्कर लगाना पड़ेंगे किसके, पृथ्वी के। तो एक भाषा में ये कहेंगे भाई कि अगर तुम हमारे यहाँ से जा रहे हो ना तो पहले तो मेरे चक्कर लगाओ भाई। तो ये इंजेक्ट ऑर्बिट है, यही मैंने बात कही थी। यहाँ से इंजेक्ट ऑर्बिट से वो लैंडर और रोवर को लेके जाएगा, लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री, ये है आपका, यहाँ इस वे में चलेगा वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में, और फिर ये लूनर ऑर्बिट इंसर्ट, फिर यहाँ पे इंसर्ट होगा। ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद यहाँ भी चक्कर लगाने के बाद तब जाके आपके मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा अपना चंद्रयान थर्ड। तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा उसके बाद हम ये सारी चीज़ें पढ़ ही चुके हैं, अब इसमें हमारे लिए कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, मैंने सब कुछ इसमें डिटेल में बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। मैंने उसमें से कोशिश भी यही करी है कि आपका एक एक क्वेश्चन 1 लाइन वाला भी सॉल्व हो जाए। फिर देखते हैं हम
वन मोर चीता डाइज एट द कुन्नू नेशनल पार्क। ये मैंने ये फिर आया है क्या आपका? हाँ ये वही है, एक चीता और फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? एमपी में। आगे चलते हैं फिर हम वर्ल्ड के लिए। आप देखिए, इन अगेंस्ट चाइना विल्कन्स रिलाइज आसियान कंट्रीज अगेंस्ट कोरिशन। कोरिशन का मतलब है ज़बरदस्ती, है ना, कोरिशन का मतलब है ज़बरदस्ती। तो भाई इसमें क्या हुआ है कि विल्कन्स रैलीज हैं, इन्होंने बोला कि हमें इकट्ठा होना चाहिए जितनी भी आसियन कंट्री हैं, किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में। तो अब मैं बताऊँ इसमें क्या, देखिए थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, पढ़ने के लिए को मैं बता दूंगा। US Secretary of the State Attorney Wilkins vowed unity to on Friday with the Southeast Asian nations against coalitions in the Three Valleys, reference to Beijing as host Indonesia warned a talk with that region should not become a proxy for the global rivalries। कुल मिला के ये कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें कलेक्ट होना चाहिए टू काउंटर दी चाइना। विल्कन्स मैट फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देख लेते हैं कहाँ पर? जकार्ता में। गैदरिंग आल्सो ब्राउट टू टॉप डिप्लोमेट चाइना एंड रसिया टू मैन एडवर्सरीज टू यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट के दो ही विरोधी हैं। कौन कौन है वो भाई चाइना एंड रसिया। देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में कहा है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए निकल के आ सकता है कि भाई आसियान की जो मीटिंग हुई थी जकार्ता में, वहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टर ब्लिकन्स ने ये कहा था कि भाई जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट थे, है ना, कि भाई हम ये यूएस के अगर कोई भी एडवर्सरीज हैं तो वो रसिया एंड चाइना ही हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि आसियान कंट्री कौन से हैं। इसको हम बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। कई बार ये पूछा गया है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन विच इज़ द रिलेटेड टू, तो इसमें पूछ लिया गया आपका आसियान। तो अब हमारे आसियान कंट्री देख लेते हैं। भाई पहले तो हमको ये इतना पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में भी क्वेश्चन, यूपीएससी में या वनडे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेता है भाई आपसे कि आसियान कंट्री है, ठीक है, वही वो कौन से डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। कई बार पूछा है वनडे एग्जाम में भी या यूपीएससी में, तो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ के बैठ जाते हैं। भाई इतना ही नहीं पता है कि हमें कौन से डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, तो वो बैंक डिक्लेरेशन से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी ट्रिक देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आसियान, यानी कि आराम से हमने एमबीबीएस किया, उसके बाद हमने क्लिप देखी, और क्लिप कहाँ देखी? हमने टीवी में। हमने आराम से, यानी कि आसियान बोले तो आराम, हमने आराम से एमबीबीएस किया, क्लिप देखी, कहाँ देखी? हमने टीवी में। तो अब इसको हम याद करेंगे। M4 हुआ मलेशिया। देखिए ये न्यूमोनिक, पता है मैं क्यों लेके आता हूँ, मैं बताऊँ आपको। न्यूमोनिक लाने का मेरा एक सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएं और लॉन्ग टर्म भी याद रहें। जैसे अब इनको ना जब आप न्यूमोनिक के थ्रू याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका मलेशिया, फिर B फॉर बर्मा, फिर B फॉर ब्रनोई, S फॉर सिंगापुर। यहाँ बर्मा का मतलब म्यांमार है, इतना समझना है आपको। बर्मा का मतलब क्या है? म्यांमार। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कोई कुछ गलत ना समझे। और C फॉर कम्बोडिया, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस, T फॉर थाईलैंड, B फॉर वियतनाम। तो ट्रिक आपको न्यूमोनिक याद रखी होगी। ठीक है, आप लिख लेंगे कहीं भी कि भाई आराम से हमने एमबीबीएस, आराम से हमने क्या किया? आराम से हमने एमबीबीएस किया, ठीक है, और क्लिप देखी हमने टीवी में। और अब हम थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। तो मैपिंग में वो चले आएंगे, इंडिया की तरह आ जाइएगा तो आपको कौन मिलेगा? म्यांमार मिलेगा, ठीक है, लाओस मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, कंबोडिया मिलेगा, फिलीपींस, ब्रुनोई। देखिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया था, म्यांमार का मतलब मैंने वहाँ बर्मा यूज़ किया जिससे कि याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रुनोई हो गया, फिर मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसको आप देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। बस आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। और स्पोर्ट्स आप देख लेंगे, जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं उनके पास इनफ टाइम हो तो देन सी दिस न्यूज़। सो इसमें कुछ ऐसा मुझे खास लगा नहीं बिजनेस में, तो वो मैंने नहीं कराया। ठीक है, और देखिए अब मैं बताऊँ क्या है ना, कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, कुछ लोग इसको देख के छोड़ दे रहे हैं। देखिए मैं बताऊँ, स्टार्टिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अभी मुझे सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है आप लोगों की। आप इस वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेंड करिएगा, है ना। या फिर मान लीजिए आपके कोई फैमिली मेम्बर में अगर एसएससी या फिर मान लीजिए स्टेट पीसीएस या फिर यू कैन से दैट सिविल, किसी की भी तैयारी कर रहा है, देखिए इस सीरीज़ को लाने का मतलब ये, मैं इसमें और कुछ भी बहुत कुछ ऐड करने वाला हूँ। इस सीरीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये स्पेशली मैं यूपीएससी पे काम कर रहा हूँ, बट हाँ वनडे एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रीज़न क्या है कि इसमें मैं कई सारी चीज़ों को तोड़ के आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे आपका 1 लाइन में, 2 लाइन में,
ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए। और द हिंदू आप इसको आई थिंक 50 मेरी वीडियो जो होती है अंडर 50 मिनट्स की होती है, तो 50 मिनट में आप अच्छे तरीके से क्या होता है ना कि समझ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए जो भी आप वीडियो देखते हैं ना, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करा करें, ठीक है। इससे क्या होगा, हम करंट को साथ के साथ तैयार करते रहेंगे। और संडे को कल अपनी सीरीज आ रही है द हिंदू की कंप्लीट, जो हमने पीसी किया है उस कंप्लीट पीसी और प्लस कुछ हमारी जो करंट अफेयर की न्यूज़ हैं या मैपिंग है उनको हम कल लेके आएंगे। तो कल वो वीडियो मैं आपको बता दूंगा किस टाइम अपलोड करनी है मुझे, ठीक है। पर उसको आप देखेंगे ज़रूर, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके। सो ओके, थैंक यू सो मच। आज हम फिनिश करते हैं यहीं, और जय हिंद। हम सबको कमेंट करना है जय हिंद वीडियो में, कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। रीज़न क्या है भाई, कल हमने बहुत अच्छा काम किया है अपना चंद्रयान 3 जो कि मून के लिए निकल चुका है, और उसकी यात्रा बहुत लंबी है, 42 दिन की यात्रा है भाई। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।